Hello, good morning students. In our previous video or previous lecture, we discussed about the problems and features and significance of Indian agriculture. तो उस टॉपिक में हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं अभी तक और सिग्निफिकेंस इसके डिस्कस किए हैं. आज हम आपके सामने लेकर आए हैं द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, वो आज हम लेकर आपके सामने आए हैं. तो उम्मीद है हम उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. द बुक नेम इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर फीचर्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. अब क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 70% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करती है और एग्रीकल्चर भी प्राइमरी सेक्टर का ही एक पार्ट है. तो आप सब भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं. तो इन फीचर्स को, इन प्रॉब्लम को आप खुद भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे किसान भाई किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं. सबसे पहली प्रॉब्लम उनके सामने क्या आती है? पहली प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. कि 70 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेंड करने के बाद भी हमारा कल्टीवेटेड एरिया का टोटल 45% पार्ट ही इरिगेटेड है. मतलब सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है 45% पार्ट पर. इसका मतलब आज भी 55 मोर देन 50% पार्ट ऐसा है जो रेनफॉल पर डिपेंड करता है. यानी एक परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन किसानों के पास अवेलेबल नहीं है. फार्मर ने सीड लैंड में डाल दिया है, क्रॉप का इंतजार कर रहे हैं, रेनफॉल नहीं हुआ, सीड बेकार हो गया. ये समस्या हमारे किसान की सबसे बड़ी समस्या है जो आजादी से पहले यानी इंडिपेंडेंस से पहले भी थी और इंडिपेंडेंस के बाद भी आज भी बनी हुई है. ठीक है, ये ठीक है कि अपने इंडिपेंडेंस के बाद काफी कुछ डेवलपमेंट किया है इरिगेशन फैसिलिटीज में, लेकिन फिर भी आज भी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हमारा लैक कर रहा है. डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस. जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे इंडस्ट्री, जैसे बैंक है, दे आर प्रीफर टू गिव लोन टू द इंडस्ट्री और बिजनेस सेक्टर. They are not liked or they are not preferred to give loan to the agriculture sector. Why? Because of the risky business. क्योंकि रेनफॉल पर डिपेंड करता है और रेनफॉल भी किस तरह की, एक सही तरीके का रेनफॉल होगा तो ही क्रॉप होगी. रेनफॉल ज्यादा हो गया तो मर गए, रेनफॉल कम हुआ तो मर गए. तो हर तरीके से वो रिस्की बिजनेस है और कोई भी फाइनेंस सेक्टर अपने पेमेंट को रिस्क में नहीं डालना चाहता. दैट्स वाई the farmer face a big problem regarding to finance. That's why they are forced to go to the local money lenders like Mahajan, Sarab, Bania, etc. They exploit by charging high rate of interest. They get the crop of the farmer at low price. ये प्रॉब्लम्स किसानों को फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द फाइनेंस प्रॉब्लम. किसान को फाइनेंस बैंकों से उतना बढ़िया तरीके से नहीं मिल पाता है, इसलिए आज भी वो लोकल मनी लेंडर्स, रिश्तेदारों, रिलेटिव्स पर डिपेंड करते हैं. तो ये एक बड़ी समस्या हमारे किसानों के सामने जो है किसानों को फेस करनी पड़ती है. और हम जानते हैं कि इसी समस्या की वजह से 1980 में बैंकों को नेशनलाइज किया, 1969 में बैंकों को नेशनलाइज किया गया, उससे काफी इंप्रूवमेंट भी आया है. लेकिन फिर भी आज भी एक हिस्सा ऐसा है जो फाइनेंस के लिए लैक कर रहा है कि किसानों को फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है. कन्वेंशनल आउटलुक. इट इज ड्यू टू इलिटरेसी एंड इट इज ड्यू टू द कनेक्टिविटी विद द मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड. नॉट कनेक्टिविटी कि हमारा जो किसान है वो इलिटरेट है, इसलिए वो मार्केट से जुड़ नहीं पाता, इसलिए वो इंटरनेशनल ट्रेड से कनेक्ट नहीं हो पाता और इसलिए उसका कन्वेंशनल लुक जो है वो बना रहता है. आज भी हमारा फार्मर जब क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए सोचता है तो उसके दिमाग में एक ही है, सब्सटेंशियल, अपने जीवन को जीना है, यानी अपने जीवन की जरूरतें पूरी करनी है. ही वांट टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली विद द हेल्प ऑफ दैट क्रॉप. दैट इज द पर्पज ऑफ द फार्मर इन टूडेज एंड लास्ट डे आल्सो, इन टूडेज आल्सो.
but it is not good for the agricultural development. We want to grow our agriculture crop, we want to grow the production of agriculture, we must to change the outlook of the farmer from substantial farming to the commercial farming or the business farming. यानी अब उनको फार्मिंग बिजनेस के तरीके से करनी होगी, बिजनेस के आउटलुक से करनी होगी, ताकि वो प्रॉफिट पर कंसंट्रेट कर सके। और प्रॉफिट पर कंसंट्रेट करेंगे तो फिर वो क्या होगा, बहुत सारी चीजें एनालाइज करेंगे, कॉस्ट एनालाइज करेंगे कि फार्मिंग की कॉस्ट कितना आ रहा है, कौन सा सीड उनको यूज करना चाहिए, कैसी टेक्नोलॉजी उनको यूज करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है इंप्रूव हो जाती है। तो इसलिए हमें उनको बिजनेस आउटलुक की तरफ लेके आना है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है हमारे किसानों की, क्योंकि वो इतने लिटरेट नहीं है, इसलिए उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है और इसलिए उनका जो आउटलुक है वो कन्वेंशनल है, यानी पुराना आउटलुक है, परंपरावादी दृष्टिकोण है, क्लासिकल व्यू उनका भी आज तक बना हुआ है। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, भारतीय किसान, इंडियन फार्मर के पास एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कि उनकी जो होल्डिंग है, उनके पास जो खेत है वो छोटे छोटे खेत है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है। और केवल स्मॉल लैंड होल्डिंग इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, बट द लैंड होल्डिंग इज स्कैटर्ड, यानी बिखरे हुए खेत हैं। मेरा एक लैंड यहां पर है, एक लैंड पार्ट यहां पर है, एक लैंड पार्ट यहां पर है, एक लैंड पार्ट यहां पर है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम आई, छोटे छोटे खेत है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वेस्ट ऑफ लैंड। अब आपको ये वेस्ट ऑफ लैंड का मतलब क्या, देखिए मैं आपको एक छोटा सा चीज करके दिखाता हूं। मेरा ये जमीन है, ठीक है, मैंने एक जमीन का टुकड़ा बनाया है और एक यहां पर जमीन का टुकड़ा है, एक यहां पर जमीन का टुकड़ा है। तो क्या नुकसान होगा, वेस्ट ऑफ लैंड सबसे पहला नुकसान होगा, क्योंकि हर खेत के लिए मुझे अलग बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो जो लैंड बॉर्डर में चलेगी वो वेस्ट है, क्योंकि उस पर आप क्रॉप नहीं लगाते। इसी तरह यहां पर भी बॉर्डर लगभग 1 स्क्वायर यार्ड का जो है बॉर्डर आपका बनता है, तो आपका वेस्ट ऑफ लैंड है, वो उस पर क्रॉप नहीं लगती है। 1 यार्ड का आपका बॉर्डर बन रहा है, वो वेस्ट ऑफ लैंड है, उस पर क्रॉप नहीं लगती है, तो वेस्ट ऑफ लैंड ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप इनको कनेक्ट कर देते हैं, तो देखिए ये बॉर्डर हट गया ना, अभी पूरा एक बड़ा खेत हो गया, तो ये बॉर्डर हट गए, तो आपका वेस्ट ऑफ लैंड कम हो गया, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि अगर आपके खेत बिखरे हुए हैं तो कॉस्ट फॉर द क्रॉप प्रोडक्टिविटी बिकम हाई, तो उससे कॉस्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आप छोटे छोटे खेतों पर टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं कर सकते, हाईली मॉडिफाइड मॉडर्न इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसके लिए खेत जो है बड़ा चाहिए, उसके लिए फील्ड एरिया बड़ा चाहिए, लेकिन आपके पास तो छोटे छोटे खेत हैं। तो उन छोटे छोटे खेतों में आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमारे किसानों के साथ है। हालांकि इसके लिए हमने बहुत सारे कई एफर्ट भी किया, जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। अभी आज हम केवल प्रॉब्लम पर अपना फोकस कर रहे हैं। तो जब हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन रिलेशन, ये देखिए आज भी हमारे जो लैंडलॉर्ड है, बड़े लैंडलॉर्ड है, दे आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, दे आर डिफाइंड एज एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। एब्सेंटी के मतलब एब्सेंट रहते हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग ऑन द फील्ड ऑफ क्रॉप, वो इस खेत पे जाते ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, दे ऑफर देयर लैंड टू गेट क्रॉप टू द टेनेंट। टेनेंट का मतलब है काश्तकार, जो उस पर खेती करेगा, बटाई पर जिसको देना बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो जो हमारे लैंड ओनर्स है हमारी कंट्री में, मैक्सिमम जो लैंड ओनर्स हैं वो अपनी जमीन को बटाई पर दे देते हैं, खेती करने के लिए देते हैं, टेनेंट को ऑफर करते हैं और उससे रेंट चार्ज करते हैं। तो अब क्या रिलेशनशिप कहां बिगड़ गए, रेंट के मैटर पर रिलेशनशिप बिगड़ गया कि भाई रेंट कितना होगा। टेनेंट चाहेगा कि कम रेंट दूं, लेकिन लैंडलॉर्ड चाहेगा कि मैं ज्यादा रेंट लूं। और बार्गेनिंग पावर तो लैंडलॉर्ड की हाई रहेगी, क्योंकि टेनेंट तो अनएम्प्लॉयड है, तो उसको तो जमीन चाहिए, सोचा कुछ ना मिले अच्छा है कुछ मिल जाए। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट उनमें बना रहता है और इसी की वजह से रिलेशनशिप उनके डिस्ट्रॉय हो जाती है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। अब देखिए किसान के स्टेप टू स्टेप समझते, सबसे पहले उसने क्रॉप लगाई,
क्रॉप लगाने के बाद सबसे पहले रिक्वायरमेंट आई उसकी इरिगेशन फैसिलिटीज की। क्रॉप लगाने के लिए उसको बीज, उसको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, तो उसके लिए उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, ये उसकी प्रॉब्लम है। खेत छोटे छोटे इसलिए मॉडर्न इक्विपमेंट यूज नहीं हो पाते, ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्रॉप बनकर तैयार हो गई तो भी उसकी प्रॉब्लम है क्या? मार्केटिंग सिस्टम की ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं होने की वजह से फार्मर क्या करेंगे? दे सेल देयर क्रॉप टू द नियरेस्ट। नाउ हु इज नियरेस्ट? द पर्सन फ्रॉम हुम दे गेट लोन, मीन्स लोकल मनी लैंडर्स। वो सेठ के पास जाएंगे, जमींदार के पास जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। हाउ दे गेट देयर क्रॉप टू द ऑर्गेनाइज मार्केट? मार्केटिज्म के लिए सबसे कई सारी समस्याएं होती है कि ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सबसे पहली बात ऑर्गेनाइज मार्केट चाहिए, नंबर 2 उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसके बाद नंबर 3 ग्रेडिंग चाहिए कि आपने जो क्रॉप प्रोड्यूस किया उसकी ग्रेडिंग आप डिफाइन करेंगे कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइसिंग मिलेगी ना, उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके पैकेट तैयार करने होंगे ताकि उसको मुनाफा, उसको प्रॉफिट हो। लेकिन ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है, इसलिए वो लोकल मनी लैंडर्स के पास जाते हैं। लोकल मनी लैंडर, सेठ, साहूकार, जमींदार क्या करते हैं? वो लो प्राइस पर उनकी क्रॉप को परचेज कर लेते हैं और फिर ऑर्गेनाइज मार्केट में अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू उनको सेल करके वो मुनाफा कमाते हैं। देखिए, डबल साइडेड, ट्रिपल साइडेड एक्सप्लॉयटेशन हुआ। फर्स्ट, हाई रेट उन्होंने चार्ज कर लिया, दूसरा हाई इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज कर लिया क्योंकि लोन प्रोवाइड किया, और तीसरा लो प्राइस पर क्रॉप उन्होंने परचेज कर ली। तो ये इस तरह की कुछ समस्याएं हमारे फार्मर्स के साथ है, इनका हमें सॉल्यूशन करना है। तो जैसे ही कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ 1952 में, 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, 1952 से हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। 1950 से ही समझिए, बल्कि जमींदारी प्रथा हमारा 1950 में सबसे पहले समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1950 के बाद जो है धीरे बहुत सारे मॉडिफिकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। प्रिपेयर योर नोट्स फॉर द टॉपिक प्रॉब्लम फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडियन फार्मर की प्रॉब्लम, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, लाइक नहीं किया, प्लीज वो ऐसा करें ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।